फिलहाल इसके पहले के क्लास में जो है हम लोग 1930 तक जो है पढ़े थे कि 1930 तक सीरीज बाय सीरीज घटना पढ़ रहे थे हिस्ट्री का, ताकि कोई भी एग्जाम हो कॉम्पिटिटिव या कोई भी गवर्नमेंट कोई भी बोर्ड एग्जाम हो, इसमें जो है आप लोग का जो एक डेट का होता है, डेट के साथ ही साथ इवेंट, इवेंट के साथ ही साथ कॉन्सेप्ट को भी जो है हम लोग पढ़ते यहाँ पे चलेंगे। बड़ा इजी लगने लगेगा हिस्ट्री और याद भी हो जाएगा। कई दफा क्या होता है, एक इवेंट के बाद एक इवेंट होता है, तो उस कॉन्सेप्ट को अगर समझो तो एक इवेंट के बाद एक इवेंट याद रहता है। फिलहाल देखते हैं 1930 के बाद देखा जाए, 1930 के बाद से लेके 1947 तक की हिस्ट्री को आज हम लोग क्या करेंगे, समझेंगे। 1930 से लेके आजादी तक का जो इतिहास है और उसके बीच जितने भी घटनाएं घटित हुई है उसको सीक्वेंस वाइज हम लोग क्या करेंगे, देखने की कोशिश करेंगे। देखो, एक सबसे बड़ा बात है कि हमारे देश में देखो लाइक जो पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन है, बहुत सारे राजनीतिक संगठन भी जो है एक के बाद एक आना स्टार्ट हुआ और राजनीतिक संगठन एक लोगों को प्लेटफॉर्म दिया। हर एक राजनीतिक संगठन जो है एक नए तरीके से भारत के लोगों के लिए और भारत के अलग अलग वर्गों के लिए जो है मांग करने का काम किया। जैसे कि अगर हमारे देखो देश में, तो सबसे पहले 1885 में क्या होता है, इंडियन नेशनल कांग्रेस आता है। ठीक है, 1885 के बाद अगर हम थोड़ा नीचे आ जाते हैं तो 1906 में हम लोग देखते हैं ऑल इंडिया मुस्लिम लीग, देखते हैं हम लोग एक मुस्लिम लीग पार्टी बनता है। ठीक 1906 के बाद अगर देखा जाए तो 1915 में हम लोग एक और पार्टी देखते हैं, हिंदू महासभा, है ना, हिंदू महासभा देखते हैं, जो हिंदुओं के लिए हिंदू महासभा। इंडियन नेशनल कांग्रेस सबसे ओल्डेस्ट पार्टी होता है क्योंकि सबसे पहले बना, है ना, जिसको बनाया गया था ए ह्यूम के द्वारा। हालांकि 1906 में जो मुस्लिम लीग बना, ये भी हम बता दिए थे किसके द्वारा बनाया गया था, ढाका के नवाब सर सलीमुल्लाह खान। बाद में 1915 में हिंदू महासभा बना क्योंकि उस समय हिंदू कट्टरवादी जो हिंदू नेता थे उन लोगों का कहना था कि कांग्रेस पार्टी जो है ये केवल ये हमारा एक क्या बोलेंगे पवित्र पार्टी नहीं है, बल्कि ये जो है एक मिक्सचर है हिंदू और मुसलमानों का, और ये मुसलमानों की बातों को जो है कांग्रेस ज्यादा क्या कर रहा है, रिप्रेजेंट कर रहा है। तो हिंदू जिस तरीके से मुसलमानों का अपना एक पार्टी है मुस्लिम लीग, जहां पे केवल मुस्लिमों का ही बात चलता है और मुस्लिम लीडर ही आते हैं, ठीक उसी तरीके से जो कट्टरवादी हिंदू थे उन लोगों ने क्या बनाया, अपना एक संगठन बनाया जिस संगठन का नाम था हिंदू महासभा। इसको बनाने का सबसे बड़ा श्रेय दिया जाता है मदन मोहन मालवीय। मदन मोहन मालवीय जो है इसको बनाते हैं। इस संगठन को और आगे ले जाने का काम करते कौन, बीडी सावरकर। जब आकर वो क्या करते, हिंदुत्ववादी पॉलिटिक्स स्टार्ट करते देश में, यानी हिंदू वो लिखते उनका बुक ही है हु इज हिंदू, है ना, ये जो चीज है यहाँ पे देखते हैं। तो एक हिंदू महासभा पार्टी बनता है। ठीक इसके बाद अगर देखा जाए तो 1923 में एक और पार्टी हमारे देश में बनकर उभरता है। 1923 में एक पार्टी बनता है जिस पार्टी का नाम है स्वराज्य पार्टी। क्या नाम है, स्वराज्य पार्टी। कई बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि स्वराज्य पार्टी जो है, एक के बाद एक बता रहे पार्टी ताकि याद रहेगा तुम लोग को। कई दफा क्या होता है ना, सीक्वेंस वाइज भी देता है कि पहले कौन बना, दूसरा कौन बना, तीसरा कौन बना। तो सीक्वेंस वाइज में अगर देखा जाए तो स्वराज पार्टी भी जो है 1923 में बना। स्वराज पार्टी का जो फाउंडर थे, जिन्होंने इस पार्टी को बनाया, उस व्यक्ति का नाम था सीआर दास। कौन थे, सीआर दास। और यू नो दैट सीआर दास कौन थे, सीआर दास नेताजी सुभाष चंद्र बोस के पॉलिटिकल गुरु थे, यानी पॉलिटिकल गुरु ऑफ नेताजी सुभाष चंद्र बोस, है ना, भारत के जो सबसे वीर, भारत के सबसे बड़े क्रांतिकारी स्वतंत्रता सेनानी में जिनका नाम आता है नेताजी सुभाष चंद्र बोस, उनके क्या थे, पॉलिटिकल गुरु थे। यानी पॉलिटिकल गुरु का मतलब है राजनीतिक गुरु थे, जिनको इन्होंने ही क्या किया है कि राजनीति में नेताजी सुभाष चंद्र बोस को ले आए, है ना। स्वराज पार्टी, स्वराज पार्टी क्यों बनाया गया था, स्वराज पार्टी इसलिए बनाया गया था जिसका मेन था कि ये पार्टी इसलिए बनाया ताकि देश को आजाद करने के लिए स्वराज पाने का, स्वराज मतलब सेल्फ रूल इस्टेब्लिश करने का उद्देश्य से, आत्म सरकार, स्वयं सरकार बनाने के उद्देश्य से जो है ये स्वराज पार्टी नामक दल का क्या होता है, एस्टेब्लिशमेंट होता है, यानी स्थापित होता है। ठीक, इसके बाद 1925 में देखा जाए, सुनो, ठीक इसके बाद देखा जाए तो 1925 में एक नया पॉलिटिकल पार्टी आता है जिसको कहा जाता है कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया। क्या आता है, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, लेफ्टिस्ट पार्टी, है ना, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया। भारत में ये पहला पार्टी है जो लेफ्टिस्ट पार्टी है, यानी जो वर्कर्स का सपोर्ट करने वाला, वर्कर्स का बात करने वाला, वर्कर्स के हित का रक्षा करने वाला सबसे पहला पार्टी भारत में बनकर तैयार हुआ, है ना। और जो कि पूरा इन्फ्लुएंस किसका था, लेनिन, माओ, है ना, मार्क्सिस्ट और लेनिनिस्ट आइडियोलॉजी से
प्रभावित होकर हमारे देश में एक पार्टी बना कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, और इस पार्टी को बनाने वाले व्यक्ति का नाम है एम एन रॉय। क्या नाम है? एम एन रॉय। एम एन रॉय जो कि फाउंडर थे किसका? कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया का। ये कहां पे बनता है? कानपुर में बनता है सबसे पहले, है ना। और ये पार्टी कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया ये लेबर पार्टी था, यानी कुल मिला के देखा जाए लेबर और वर्कर्स का क्या करता था? बात रखता था, बातों को उठाने के लिए जो है बनाया गया था, क्योंकि पूरी दुनिया में उस समय जो है मजदूरों के साथ बड़ा ही ज्यादती होता था। इसके अलावा देखा जाए तो 1925 के बाद 1934 में एक और पार्टी बनकर तैयार होता है जिस पार्टी को हम लोग क्या कहते हैं? कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी, CSP, कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी। ये पार्टी बनता है कब? 1934 में। इस पार्टी को किसके द्वारा बनाया जाता है? जब क्या होता है कि कांग्रेस के अंदर ही बहुत सारे ऐसे लीडर थे जो कांग्रेस और गांधी के रवैये से और गांधी के विचारधारा से जो है बहुत ही ज्यादा क्या थे? नाराज थे, बहुत ही ज्यादा जो है उनसे एक तरीके का क्या बोलेंगे? मतभेद था। गांधी के जिस तरीके से गांधी देश को आजाद करना चाहते थे और गांधी का जिस तरीके का रवैया था, उस रवैया के अगेंस्ट थे जिस व्यक्ति का नाम था जयप्रकाश नारायण। जयप्रकाश नारायण गांधी के जो आइडियोलॉजी था उससे थोड़ा क्या होने लगे? अलग थलग होने लगे, क्योंकि उनका कहना था कि गांधी हमेशा अहिंसात्मक, इतना शांतिपूर्वक रास्ते पे चलने का बात करते थे जहां पे वो पॉलिटिकल वायलेंस का बात नहीं करते थे, है ना। तो कुछ लोग ऐसे थे जो कांग्रेस तो पार्टी में थे लेकिन कांग्रेस की विचारधारा पे जो है खड़े नहीं उतर पाते थे, उनके ऊपर विश्वास नहीं करते थे। तो उन लोगों ने कांग्रेस पार्टी से हटकर कांग्रेस पार्टी के अंदर ही एक नया पार्टी बनाया, कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी, जो समाजवादी विचारधारा के थे, जो समाजवाद के समर्थक थे, जो समाज को लेकर चलने का कोशिश करते थे। जयप्रकाश नारायण जिन्होंने 1934 में, और इनके जितने सहयोगी हैं जिनका नाम है नरेंद्र देवा, है ना, क्या नाम है? नरेंद्र देवा, है ना, राम मनोहर लोहिया, ये तमाम सोशलिस्ट थे। राम मनोहर लोहिया, ये तमाम लोगों ने मिलकर क्या बनाया? 1934 में एक पार्टी बनाया, कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी। जयप्रकाश नारायण, नरेंद्र देवा और राम मनोहर लोहिया, ये तीन लोगों ने मिलकर क्या बनाया? कांग्रेस पार्टी। तीनों ही कांग्रेस के मेंबर थे लेकिन अलग होकर, उनके आइडियोलॉजी से अलग होकर एक अपना पार्टी बनाया, जिस पार्टी में मेन काम था समाजवाद को बढ़ाना, समाज के हर एक वर्गों को लेकर चलना, समाज के हर एक वर्गों का बात सुनना, और ज्यादा शांतिपूर्वक और ज्यादा अहिंसात्मक रास्ते पे नहीं चलना, सिचुएशन बेस्ड रास्ते पे चलना। जैसा सिचुएशन हो उस तरीके से हमें क्या करना पड़ेगा? अपने आप को, अपना एटीट्यूड और अपना डायरेक्शन चेंज करना पड़ेगा। सो 1934 में ये होता है। आगे देखते हैं कि 1939 में क्या होता है? एक और पार्टी बनता है, फॉरवर्ड ब्लॉक, है ना, फॉरवर्ड ब्लॉक पार्टी बनता है। ये पार्टी किसके द्वारा बनाया जाता है? नेताजी सुभाष चंद्र बोस। 1939 जो कांग्रेस पार्टी से अपने आप को अलग करके एक नया पार्टी बनाते हैं, फॉरवर्ड ब्लॉक, जो लेफ्टिस्ट आइडियोलॉजी में विश्वास करता था, है ना, जो लेफ्टिस्ट आइडियोलॉजी में विश्वास करता था। अपना सेना बनाते हैं यहाँ पे। बाद में उनको क्या होता है? जेल वगैरह हो जाता है, राइट। उनके ऊपर डिफेंस एक्ट के तहत जो है उनको घर से निकलना और मना कर दिया जाता है, उनके ऊपर जेल हो जाता है। बाद में क्या करते हैं? वहां पे वो फास्टिंग कर लेते हैं, अपना तबियत खराब करने लगते हैं, क्योंकि नेताजी सुभाष चंद्र बोस का कहना था कि भैया अगर हम जेल के अंदर रहेंगे तो हम देश को आजाद नहीं कर सकते। आजादी की लड़ाई जो है जेल के अंदर से नहीं लड़ी जाती है, बल्कि आजादी की लड़ाई देश से, जेल से बाहर होकर, लोगों के साथ मिलकर और दल बनाकर हमें स्ट्रैटेजी बना के लड़नी पड़ेगी। हम इस तरीके से जेल के अंदर बैठ नहीं सकते हैं, है ना। तो क्या करते हैं कि उनके अंदर जो देश को आजाद करने की जो महत्वाकांक्षा थी, जो आशा थी, ये उनको क्या करता है? 1941 में 1940 और 41 के टाइम पे क्या करते हैं? नेताजी सुभाष चंद्र बोस क्या करते हैं? अपना तबियत खराब करने लगते हैं, और बाद में इनको कोर्ट क्या करता है? मेडिकल के कारण और हेल्थ ठीक नहीं होने के कारण इनके घर में इनको कहा गया शिफ्ट कर दो और घर को चारों तरीके से नजरबंद कर लो, यानी घर में ही इनको जो है अरेस्ट कर लो, होम अरेस्ट जिसको कहा गया, डिटेन कर लो, घर में इनको नजरबंद कर दो, घर से बाहर नहीं निकलेंगे, आसपास पुलिस रहेगा। बट वहां पे ये जानते थे कि घर में रहेंगे तो कोई बुद्धि लगाकर क्या करेंगे? भाग जाएंगे, और वही काम किए। तो पुलिस वालों को जो है आंख में धूल झोंककर पीछे के गेट से इनका अपना भाई, इनका भतीजा शिशिर इनका बड़ा हेल्प करता है, और यहाँ पे क्या करते हैं? फकीर बनकर जो है यहाँ से निकल जाते हैं, और यहाँ से निकलकर कटिहार, बिहार के रास्ते
एकदम जो है पेशावर, पेशावर के रास्ते अफगानिस्तान और अफगानिस्तान के रास्ते रसिया। उसके बाद क्या करते हैं नेताजी सुभाष चंद्र बोस, सबसे पहले कहां जाते हैं, सबसे पहले 1941 में क्या करते हैं नेताजी सुभाष चंद्र बोस देश को छोड़ देते हैं और कहते हैं कि देश में रहना, देश में रहकर आजादी नहीं दिला सकते, देश के बाहर तो आजादी दिला सकते हैं। उनका मेन मोटो ये था कि वो बड़े ही जो है ना फॉरेन अलायंस को और इंटरनेशनल सिस्टम को बड़े अच्छे से समझ चुके थे। वो समझ चुके थे कि अभी जो है ठीक इसी टाइम पे 1939 से लेके 1945 तक सेकेंड वर्ल्ड वॉर चल रहा था और इस वॉर में वो जानते थे कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर में टोटल दो ग्रुप के बीच लड़ाई हो रहा है। एक ग्रुप के बीच लड़ाई हो रहा है जिसको कहते हैं एलाइड पावर, एक को हो रहा है एक्सिस पावर। एलाइड पावर में जो है इधर से लड़ रहा है यूके है, यूएसए है, रसिया है, फ्रांस है, और एक्सिस पावर से लड़ रहा है इटली है, जर्मनी है और जापान है। और यहाँ पे वो जानते थे कि इटली, जर्मनी, जापान जो है, इटली, जर्मनी, जापान, इन लोगों से अगर एलाइड पावर से हेल्प नहीं मिला तो इन लोगों से हेल्प मिल जाएगा। और इस टाइम पे ये लोग इनके खिलाफ लड़ाई कर रहे हैं, तो हो सकता है कि ये मेरे को क्या करे, मेरी लड़ाई में ये लोग सहयोग करेंगे, क्योंकि हम उन्हीं देश के खिलाफ लड़ाई करना चाहते हैं और जंग करना चाहते हैं और देश को आजाद करना चाहते हैं जो एलाइड पावर के बहुत ही एलाइड पावर के ग्रुप में है। तो ये सबसे पहले रसिया जाते हैं, रसिया जाते हैं और रसिया जाकर वहां पे स्टालिन से मिलते हैं। रसिया के उस समय जो डिक्टेटर था स्टालिन, उससे मिलते हैं, लेकिन स्टालिन उस समय एलाइड पावर का ग्रुप में था, जिसके कारण वो क्या करता है, एलाइड पावर के ग्रुप में था तो यूके के खिलाफ ये जो हेल्प मांगना चाहते थे नहीं मिला, क्योंकि एक ही ग्रुप में है, अपने दोस्त के खिलाफ कैसे हम किसी एक देश को हम हेल्प कर सकते हैं। बाद में क्या करते हैं, वो बिल्कुल लेट नहीं करते, रसिया से फिर जाकर क्या चल जाते हैं, ये इटली चले जाते हैं, इटली में जाकर मुसोलिनी से मिलते हैं। अब समझ गए कि एक्सिस पावर इनका हेल्प कर सकता है, एलाइड पावर में कोई हेल्प नहीं करेगा, क्योंकि सबका सब तो इंपीरियलिस्ट है, सबका सब तो कॉलोनियलिज्म है, एक दूसरे का सपोर्ट करते हैं, एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं। तो इटली में जो है ये लोग जाकर क्या करते हैं, मुसोलिनी से मिलते, एक नया डिक्टेटर जो कहता है कि हम हेल्प करेंगे। बाद में ये जाकर जर्मनी जाते हैं और जाकर फाइनली हिटलर से मिलते हैं। और ये पहले उस समय मतलब क्या बोलेंगे, एक लीडर थे जो इतना बड़ा करेज रखते थे और जाकर बाहरी इंटरनेशनल अलायंस बिल्डअप करते हैं। और हिटलर बोलता है कि हम हेल्प तो करेंगे लेकिन जो है हम तुमको बहुत ज्यादा हेल्प नहीं कर सकते, क्योंकि हम जर्मनी बहुत दूर है भारत से, तो तुमको जो कुछ भी सपोर्ट मिल सकता है वो हमारे तरफ से मिलना बहुत ही कठिन है। तो हम अपने दोस्त से बात करवा दे रहे जापान, जो तुम्हारे ही एशिया के बगल में है, तुम्हारे ही एक कॉन्टिनेंट में है और तुम्हारे ही देश के बगल में है ना। और वो भी उस समय जापान बहुत तेजी से क्या कर रहा था, एशिया में जो है अपना अंपायर को बिल्डअप कर रहा था, और तमाम जितने भी एलाइड पावर के जो यूके, ब्रिटेन का जो कॉलोनी था उसको पूरे तरीके से डेमोलिश करके जापान बहुत तेजी से कैप्चर कर रहा था। सिंगापुर कैप्चर कर लिया अंग्रेज को हटाकर, बर्मा कैप्चर कर लिया अंग्रेज को हटाकर, घाना कैप्चर कर लिया अंग्रेज को हटाकर, और आपकी बारी थी भारत। तो ये समझा कि हाँ जापान सबसे अच्छा है, तो फिर ये कहाँ जाते हैं, जापान जाते हैं, और जापान पहुंचते हैं और जापान इनका हेल्प करता है और कहता है कि हम आपको इस लड़ाई में हेल्प करेंगे, है ना। तो जर्मनी में जो है वो रेडियो इस्टेब्लिश करते हैं, हिंदुस्तान रेडियो, और यहां से वो गांधी से बात करते हैं कि देखिए आपका जो है तरीका अलग है, लेकिन हम दोनों का जो है उद्देश्य एक ही है, किसी भी तरीके से देश को आजाद करना। और यहाँ पे बापू से वो बात भी करते हैं। साथ ही साथ 1943 में वो जापान आते हैं, और जापान आते हैं तब तक जापान में इंडियन आर्मी को लीड उस समय कर रहे थे रास बिहारी बोस, है ना। सो रास बिहारी बोस को क्या करते हैं, रास बिहारी बोस जो इंडियन इंडिपेंडेंस लीग स्टैब्लिश किए थे, खुद कौन, रास बिहारी बोस, है ना। इंडियन इंडिपेंडेंस लीग या इसको कहते हैं इंडियन नेशनल आर्मी, इसका फाउंडर कौन था, इसका फाउंडर थे रास बिहारी बोस। कौन थे, रास बिहारी बोस फाउंडर थे किसका, आजाद हिंद फौज का। लेकिन जैसे ही यहाँ पे नेताजी सुभाष चंद्र बोस आते हैं तो रास बिहारी बोस क्या करते हैं, इंडियन नेशनल आर्मी को हैंड ओवर कर देते हैं, किसको, नेताजी सुभाष चंद्र बोस को। कब करते हैं, 1943। हालांकि इंडियन नेशनल आर्मी कब बना था, 1942, लेकिन कब इंडियन नेशनल आर्मी को रास बिहारी बोस किसको दे देते हैं, नेताजी सुभाष चंद्र बोस को दे देते हैं। और नेताजी सुभाष चंद्र बोस 1943, और 1943 में क्या होता है, नेताजी सुभाष चंद्र बोस वो एक नए तरीके से क्या करते हैं, फौज तैयार करते हैं, आजाद हिंद फौज को, और नाम रखते हैं, एक सरकार बनाते हैं यहाँ पे, आजाद हिंद गवर्नमेंट। क्या बनाते हैं, आजाद हिंद गवर्नमेंट, ये भी बनाते हैं 1943। यहाँ पे बहुत सारे
जो आजाद हिंद फौज के जो सैनिक थे उसको लीड कर रहे थे जापान में कौन, मोहन सिंह। लेकिन मोहन सिंह को जापान के जो शासक थे वो गायब कर दिए थे, जिसके कारण अब ये पूरा का पूरा कमांड जो है नेताजी सुभाष चंद्र बोस को मिल जाता है। और नेताजी सुभाष चंद्र बोस क्या करते हैं, यहाँ पे सारे इंडियन नेशनल आर्मी को जो है वहां पे और ज्यादा सेना को ताकतवर बनाने के लिए और अलग अलग ब्लॉक में बांट देते हैं, अलग अलग ब्रिगेड बनाते हैं। एक जो ब्रिगेड बनाते हैं वो अपने आजाद हिंद फौज को 3 भागों में बांटते हैं। एक जो बनाते हैं नेताजी ब्रिगेड, एक जो बनाते हैं गांधी ब्रिगेड, एक जो बनाते हैं नेहरू ब्रिगेड, और एक जो बनाते हैं वुमेन्स का एक अपना मिलिट्री ग्रुप बनाते हैं, जिसका नाम क्या है, झांसी की रानी ब्रिगेड, है ना, झांसी रानी ब्रिगेड। ये चार ठो ब्रिगेड बनाते हैं और चारों का अलग अलग हेड बनाते हैं। नेताजी को दे देते हैं पीके सहगल को, जो संभालते थे यहाँ का, इसको कैप्टन बना देते हैं, जो इस ग्रुप को संभालेगा, नेताजी के ग्रुप को संभालेगा। मतलब पूरे आर्मी को 4 भागों में बांट दिया गया था, 4 कैटेगरी में बांट दिया गया था, 4 ठो लीडर बना दिया गया था, जो अलग अलग जगह पे अभियान चलाएगा। एक ही जगह तो हम लोग हमला नहीं कर सकते, अलग अलग जगह पे ढुककर क्या करना पड़ेगा, कैप्चर करना पड़ेगा। गांधी के लिए एक और व्यक्ति जिनका नाम था गुरु बखत सिंह ढिल्लन, गुरु बखत सिंह ढिल्लन बन जाते हैं यहाँ के। फिर नेहरू ब्रिगेड का जो है एक और बन जाते शाहनवाज खान, और झांसी रानी ब्रिगेड के बन जाते कौन, मिस स्वामीनाथन। इस तरीके से क्या होता है कि ये 4 ब्रिगेड बनकर तैयार होता है आजाद हिंद फौज के अंदर, और चारों के 4 सेनापति तैयार होते हैं, और मिलकर जो है यहां से वो अभियान चलाते, भारत के ऊपर अटैक करते हैं और अंग्रेजों को विदेशी आक्रमण करके जो है भारत को आजाद करना चाहते हैं। और यहाँ पे जापान उसमें पूरा पूरा हमारा सपोर्ट कर रहा था। जापान ठीक उसी टाइम पे सिंगापुर जीत गया था, तो भारत को क्या किया, भारत के सैनिकों को सिंगापुर में जाने का मौका दे दिया, तो सिंगापुर गए। फिर सिंगापुर के बाद म्यांमार को जीत लिया, तब हम और पास आ गए भारत का। तो म्यांमार पे भी जो है हमको सारा सेना सपोर्ट मिल रहा था। जापान हमको राशन पानी, आर्म्स, इम्यूनेशन, खाना पीना सब कुछ प्रोवाइड कर रहा था। लेकिन ठीक इसी टाइम पे क्या होता है, इंटरनेशनल लेवल पे क्या होता है, एक घटना होता है। क्या घटना होता है, ठीक यही घटना होता है 1941 में। क्या होता है कि जापान जो है अटैक कर देता है पर्ल हार्बर। पर्ल हार्बर जो अमेरिका का एक हवाई अड्डा है, नेवी हवाई अड्डा है, उसके ऊपर क्या करता है 7 दिसंबर 1941 को जो है जापान अटैक ऑन द पर्ल हार्बर, और इसमें अमेरिकन नेवी का पूरा बेस तबाह कर देता है। उसके बाद यहाँ पे डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट हो जाता है अमेरिका का, किसके साथ, जापान के साथ। और बाद में क्या होता है, ठीक कुछ ही समय के बाद 1945 में क्या होता है, जापान के ऊपर इसका ही बदला लेने के लिए अमेरिका क्या करता है, 6 अगस्त और 9 अगस्त एक जगह हिरोशिमा और एक जगह नागासाकी, ये 2 जापान के 2 शहर थे और दोनों विकसित शहर, दोनों के ऊपर 2 बम गिराता है, एक तो लिटिल बॉय एक तो बैटमैन, और गिराकर जापान को तबाह कर देता है। और जो हम लोग को सपोर्ट यहाँ पे मिल रहा था 1944 में जापान की तरफ से, और जैसे ही जापान सरेंडर कर देता है तो सारा सपोर्ट मिलना बंद हो जाता है। और उसी टाइम पे हमारे जो नेताजी सुभाष चंद्र बोस थे, ये पूरे तरीके से हमला कर दिए थे किसके ऊपर, बर्मा, अंडमान निकोबार आइलैंड को जीत लिए थे हम लोग। और उसके बाद हम लोग डायरेक्ट अभी इम्फाल यानी मणिपुर, मिजोरम में ढुकने के लिए हम लोग गए थे। लेकिन तब तक हमारे सेना को किसी भी तरीके का खाना खत्म हो गया था और ये सब कुछ जो है जापान से मिलना बंद हो चुका था, क्योंकि जापान उस समय सरेंडर हो गया था अमेरिका के वॉर से। अब तब यहाँ पे रसिया, तब क्या करते हैं, नेताजी सुभाष चंद्र बोस सिंगापुर जाते हैं, और जैसे ही वहां पे जाते हैं तो बीच रास्ते में माना जाता है सिंगापुर और जापान के लोगों ये कहते हैं कि उनका प्लेन क्रैश हो गया ताइवान में, और उनका क्या होता है, उस प्लेन क्रैश में मौत हो गई। हालांकि इसके बाद में बहुत रहस्य है, लेकिन ठीक 1945 में इनका डेथ माना जाता है। बट ये जो लड़ाई चल रही थी आजाद हिंद फौज की सेना जो लड़ रही थी, बाद में ईस्ट इंडिया कंपनी यानी ब्रिटिश सरकार क्या करते हैं, अपना आर्मी बुलाकर इनको डिफीट कर देते हैं, इनको अरेस्ट करते हैं और सबके ऊपर मुकदमा चला देते देशद्रोह का। और उसके बाद जो है रेड फोर्ट यानी दिल्ली के लाल किला में क्या होता है, तमाम क्या होता है, इनके ऊपर मुकदमा चलाया जाता है आजाद हिंद फौज के सारे सैनिकों के ऊपर। और इसके बचाव में है जो देश के सारे लोग उतर गए थे, सब लोग क्या कर रहे थे, न्याय का बात कर रहे थे कि हमारे सारे जितने भी स्वतंत्रता सेनानी हैं उन सभी को आजाद करें। और यहाँ पे इसको इनके साथ कानूनी और इनको बचाने के लिए जो है कई सारे इंडियन लॉयर और इंडियन बैरिस्टर भी उतर गए थे, जिसमें नेहरू, है ना, भोला भाई देसाई, ये तमाम लोग थे जो लोग क्या करते हैं, आसफ अली, ये भी लोग भी जो है पूरे तरीके से क्या करते हैं, आ जाते हैं रेड फोर्ट में और
इनको बचाने के लिए जो है केस मुकदमा लड़ना स्टार्ट करते। कईयों को क्या किया गया, इसमें मार दिया गया, कईयों को यहाँ पे काले पानी की सजा दिया गया, कईयों को यहाँ पे लाइक फांसी की सजा दिया गया, लेकिन कुछ लोगों को जो है यहाँ पे बचा लिया गया, थोड़ा बहुत सजा देके बचा लिया गया। लेकिन इस तरीके से यहाँ पे ये जो अटैक हुआ, इससे पूरा तरीके से ब्रिटिश सरकार जो है लाइक क्या बोलेंगे, मिलिट्री तरीके से देखा जाए तो ब्रिटिश सरकार एक्सपोज हो गया। यानी यहाँ पे ब्रिटिश सरकार भले बाद में इसके ऊपर काबू कर पाया, लेकिन इतना गहरा ना चोट हुआ था ब्रिटिश सरकार के ऊपर कि इसने एक नया मूवमेंट तैयार कर दिया। आजाद हिंद फौज की जो सेना है, जो लड़ाई की नेताजी सुभाष चंद्र बोस करेज दिखाए बाहर से, ये भारत के अंदर जो ब्रिटिश सरकार के अंदर काम करने वाले जो हमारे भारतीय सेना थे, उनके अंदर भी अब शर्मसार होने लगे कि जब ये लोग अपने जान को कुर्बान करके हमारे ऊपर हमको आजाद करने के लिए बाहर से लड़ाई कर सकते हैं, तो हम क्यों इनका दलाली कर रहे हैं। तब भारत के जो इंडियन आर्मी थे, भारत के जो नेवी ऑफिसर थे, भारत के जो एयर फोर्स में काम करते थे, उन लोगों ने बगावत शुरू कर दिया। और इस तरीके से देखा गया कि 1946 में क्या होता है कि यहाँ पे रॉयल इंडियन नेवी विद्रोह शुरू हो जाता है। रॉयल इंडियन नेवी विद्रोह शुरू हो जाता है 18 फरवरी 1946 बंबई के तलवार जहाज पे। तलवार जहाज बोल के एक जहाज है, जहां पे क्या होता है, ये तमाम घटनाएं घटती है, जहां पे नेवी के सारे भारतीय जितने भी जो थे उन लोगों ने क्या करते हैं कि जहाजों के ऊपर जो है हिंदुस्तान जिंदाबाद और इंग्लैंड का झंडा जो है उसको क्या करते हैं, चढ़कर निकाल देते हैं और भारतीय झंडा को वहां पे फहरा देते हैं और कहते हैं कि बस बहुत हुआ जुल्म, अब हम लोग नहीं सहेंगे। और उन सारे नेवी के लोगों ने क्या किया, सड़क पर उतर गया और लोगों ने भी उनको सपोर्ट कर दिया। और उनका मांग ये था कि भैया जब हम लोग भारतीय सेना में काम कर रहे हैं, ब्रिटिश सेना के अंतर्गत काम कर रहे हैं, तो जो अंग्रेज है, जो गोरे हैं, उनको ज्यादा तवज्जो दिया जा रहा है और हम लोग को तवज्जो नहीं दिया जा रहा है। उनको ज्यादा सैलरी दिया जा रहा है, हम लोग को कम सैलरी दिया जा रहा है, जबकि काम सेम है। हालांकि हमको खाने में भी क्या किया जा रहा है, उसी तरीके का दिक्कत हो रहा है। हमको सैलरी भी नहीं दिया जा रहा है, इज्जत भी नहीं दिया जा रहा है, काम में भी सबसे लो स्टैंडर्ड काम दिया जा रहा है, जबकि उनसे ज्यादा काबिलियत हमारे अंदर है। ये जो रेशियल डिस्क्रिमिनेशन है, ये सब नहीं चलेगा अब। और लोगों ने क्या किया, जिंदाबाद और जय हिंद का नारा जो कि दिया गया था नेताजी सुभाष चंद्र बोस के द्वारा। यहाँ पे नेताजी सुभाष चंद्र बोस जब दिल्ली चलने का बात करते हैं तो नारा देते, दिल्ली चलो का नारा भी देते हैं। ये तमाम बातें जो है, वहां पे एक और नारा देते हैं कि गिव मी ब्लड आई विल गिव यू फ्रीडम। ये तमाम बातें नेताजी सुभाष चंद्र बोस कहते हैं ताकि अपने सैनिकों के अंदर जज्बा जुनून भर दिया जाए, ताकि वो देश की आजादी में जो है उनका साहस कम ना हो, है ना। ठीक 1946 में रॉयल इंडियन विद्रोह होता है। ठीक 12 फरवरी 1946 ईस्वी में क्या होता है, एक आईएनए का एक अधिकारी था जिसका नाम क्या था, राशिद, कैप्टन राशिद अली को जो है सजा दे दिया गया था। लोगों ने क्या किया, इसका जोरदार विरोध किया। राशिद अली जो कि एक कैप्टन था इंडियन नेशनल आर्मी का, जिनको ब्रिटिश सरकार ने सजा दे दिया, इसके खिलाफ लोगों ने धरना प्रोटेस्ट किया। उसी दिन को हम लोग मनाया जाता 12 फरवरी को रशीद अली डे। अंडरस्टैंड। इसके बाद यहाँ पे देखा जाए, ठीक उसी टाइम पे जिस टाइम पे ये नेताजी सुभाष चंद्र बोस बाहर से सारा मिलकर क्या कर रहे थे, भारत को आजाद करने का ये सब कुछ कर रहे थे, ठीक अंदर ही देश में उस समय जो है क्या हो गया था, उस समय गांधी भी, यहाँ पे कई सारा एक्ट आया। 1940 में क्या होता है, एक अगस्त प्रपोजल आता है ना, अगस्त प्रपोजल आता है जो लॉर्ड लिनलिथगो लेकर आता है, जो कहता है कि हम जो है आपका संविधान बनाएंगे, लेकिन युद्ध के बाद। लोगों ने क्या करते हैं, इसको नहीं मानते हैं। ये अगस्त में आता है, इसलिए इसका नाम पड़ जाता है अगस्त प्रपोजल। लेकर आया गया था उस समय के जो वर्तमान वायसराय थे, लॉर्ड लिनलिथगो, इसलिए इस प्रपोजल का नाम है लिनलिथगो प्रपोजल। या अगस्त में आया था तो अगस्त प्रपोजल इसका नाम हो गया। क्लियर। इसके अलावा देखा जाए तो 1942 में एक और प्रपोजल आया जो ब्रिटिश सरकार को, उस समय जब ब्रिटिश सरकार के ऊपर जापान पूरे तरीके से हमला कर दिया था और उनको सैनिकों की जरूरत थी और वो पूरे तरीके से हारने के कगार पे थे, तो ब्रिटिश सरकार भारतीय सैनिकों का हेल्प लेने के लिए एक नया प्रपोजल भेजा, जिस प्रपोजल का नाम था क्रिप्स प्रपोजल, है ना। और ये क्रिप्स प्रपोजल आया, बट भारतीयों ने इनको भी क्या किया, विरोध कर दिया। भारतीयों ने इसको भी क्या किया, त्याग दिया। अंडरस्टैंड। भारतीयों ने इनको भी क्या किया, इस प्रपोजल को भी, गांधी तो कहते थे कि गैर मियादी हुंडी है, इल फेटेड प्रपोजल, जो बैंक में पैसा नहीं, वो बैंक का चेक हमको थमा रहे हो, है ना। अब हम लोग जुल्म में आने वाला नहीं है। एक बार हम
अपने गलती कर चुके हैं 1914 1916 के टाइम पे, है ना। गांधी क्या करते इसीलिए कहता है कि युद्ध के बाद हम क्या करेंगे, आपका संविधान बनाएंगे, संवैधानिक सभा बनाएंगे जो आपका संविधान लिखेगा जिसमें भारतीय सदस्य होंगे। युद्ध के बाद अभी हमारा साथ दीजिए, तुम्हें नहीं साथ मिलेगा, तुम हमको जिस हाल में है उस हाल में छोड़ दो, वरना जापान हमारा ऊपर अटैक कर देगा तो हम लोग ही मारे जाएंगे, है ना। तो फिर यहाँ पे गांधी क्या करते हैं, 1942 में गांधी चलाते हैं, 8 अगस्त 1942 ईस्वी में गांधी जो है क्विट इंडिया रिजोल्यूशन पास करते हैं, और जहां पे बोलते हैं कि अब ये नेशनल मूवमेंट होगा पूरे भारतीय स्तर पे। और यहाँ बात करते अब समय आ गया है जहां पे डू और डाई करने का समय है, करो या मरो, है ना। और यहाँ पे 8 अगस्त को ये रिजोल्यूशन पेश होता है जो कि गांधी का एक जो उनका ही बुक था जिसका नाम था पत्रिका हरिजन में होता है, और 9 अगस्त को होने वाला था ये क्विट इंडियन मूवमेंट पूरे भारत में। लेकिन उसके पहले सुबह में सारे लीडर्स को क्या किया गया, 8 तारीख को अरेस्ट कर लिया गया, जिससे ये जो क्विट इंडिया मूवमेंट था वो लीडरलेस हो गया, जिसके कारण लोगों ने पहले तो अहिंसात्मक तरीके का होना था, लेकिन कोई नेता नहीं था तो लोग को जैसा मन किया वैसे ब्रिटिश सरकार के खिलाफ करने लगे। उनके फैक्ट्री जला दिए, पोस्ट ऑफिस जला दिए, रेल का जितना भी है बहुत सारा नुकसान किए, ब्रिटिश सरकार को मारना काटना सब कुछ, यानी पूरा एक जो नॉन वायलेंट होना था वो पूरा तरीके से वायलेंट हो गया। और उसके बाद जो है ये काफी इसमें महिलाओं का सपोर्ट देखने को मिला, जिसमें मानतिगिनी हजारा, है ना, सुचिता कृपलानी, सरोजिनी नायडू, तमाम लोगों ने हेल्प किया, पार्टिसिपेट किया। साथ ही साथ देखा जाए तो स्टूडेंट का भी बढ़ चढ़कर इसमें हिस्सा था। पटना में स्टूडेंट बढ़ चढ़कर हिस्सा थे और कहते कि गोली मारना है तो मेरे को सीने पे मारो, पीठ में नहीं, ताकि इतिहास गवाह होगा कि हम जब गोली खा रहे थे तो हम कायर नहीं थे, है ना। तो ये तमाम चीजें यहाँ पे होने लगी। उसके बाद किसानों ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया, मजदूरों ने भी बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया, सभी लोगों ने कुल मिलाकर यहाँ पे हिस्सा लिया। क्विट इंडियन मूवमेंट में जो ना हिस्सा लिया वो है कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, बाकी सारे लोगों ने इसमें हिस्सा लिया। ये एक देश का सबसे बड़ा, मतलब 1857 ईस्वी के बाद ये सबसे बड़ा राष्ट्रीय स्तर पे होने वाला एक नेशनल मूवमेंट था, राष्ट्रीय स्तर पे होने वाला सबसे बड़ा राष्ट्रीय आंदोलन था देश के आजादी के लिए, जिसको कहेंगे क्विट इंडियन मूवमेंट। इससे भी पूरे तरीके से जो है ये लोग टूट गए। एंड देन फाइनली 1946 में क्या होता है कि कैबिनेट मिशन आता है। क्या आता है? कैबिनेट मिशन, जो कहता है कि भारत के संविधान का बात करता है फाइनली। और ये आने के पीछे दो कारण था, एक था 1945 में सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म हो गया था, एलाइड पावर जीत भी गए थे, लेकिन यूके का बहुत बड़ा नुकसान हुआ था, अब यूके सुपर पावर नहीं रह गया था। दूसरा बात था कि उनका सरकार भी चेंज हो गया था, एक नया लेबर पार्टी का जो है नया एक सरकार बना लेबर पार्टी का, जिनका नाम था क्लेमेंट एटली, जो ये कहते थे कि भैया अब जो है भारत के ऊपर ज्यादा दिन तक शासन करना संभव नहीं है और भारत को आजादी दे दो। ये 1946 में आता है कैबिनेट मिशन, और यहां से वो प्रपोजल देता है कि कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली बनेगा भारत के संविधान को लिखने के लिए। इसका इलेक्शन वगैरह होता है 1946 में, एंड देन उसके बाद कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली बनना शुरू होता है। क्लियर हुआ? यहां तक समझ में आया करके? अब क्या होता है, जो 1946 में तमाम घटनाएं हुए